प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार पुनः मैं नारायण सुतार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का गायत्री कॉलेज हाथोर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी से संबंधित एक टॉपिक। ये टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री नामक पेपर से लिया गया है। इससे पहले भी इसी पेपर से संबंधित कई सारे टॉपिक वाइज लेक्चर की वीडियोज़ इस गायत्री कॉलेज हाथोर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आवश्यकता अनुसार आप इन टॉपिक वाइज लेक्चर का अवलोकन करते रहिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज के इस टॉपिक से पहले छोटे छोटे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे बीज प्रसुप्ति अवस्था, बीज का अंकुरण, फल का परिपक्वन इत्यादि। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है जीर्णता का। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम किसी बीज को जमीन के अंदर रोपते हैं। रोपने के पश्चात कुछ दिनों के बाद में उससे एक छोटा सा नवोद्भिद विकसित होता है और उसी नवोद्भिद से एक पादप बनता है। पादप पर ऋतु काल के अनुसार पुष्पन की क्रिया होती है, उससे फल बनते हैं, बीज बनते हैं और पादप सूख जाता है। या फिर बहुवर्षीय पादप है तो उसकी पत्तियां एक निश्चित समय के बाद ऑटोमेटिक रूप से पीली पड़ करके झड़ जाती हैं या पादप भाग से पृथक हो जाती है। फल प्रारंभिक अवस्था में जब कच्ची अवस्था में होता है तो पादप से अथवा बेल से जुड़ा हुआ होता है, उसको खींचने से भी वो नहीं टूटता। लेकिन जैसे ही वो पक जाता है तो अपने आप ही पादप भाग से पृथक हो जाता है या हल्का सा हम हाथ लगाते ही वो पृथक हो जाता है। प्रारंभ में फल हरे रंग का होता है, लेकिन जैव क्रियात्मक व जैव रासायनिक परिवर्तन के पश्चात वो पीले रंग के या जाति विशेष के अनुसार रंग में बदल जाता है। तो ये सब होते क्यों है, होते क्या है, ये कौन से प्रकार के परिवर्तन हैं, इसी से संबंधित आज का ये टॉपिक जीर्णता का है। विद्यार्थियों, पादप के अंकुरण से लेकर बीज अंकुरित होता है तो बीज भी पादप का एक स्वरूप है जिसके अंतर्गत वो अपने आप को प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षित रख सकता है। तो बीज के अंकुरण से लेकर के पादप की प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय काल होता है, उस समय को जीवन काल के नाम से जाना जाता है। ये पादप का एक जीवन काल है। एक वर्षीय पादप है तो वो अपना पूरा जीवन यानी अपनी पूरी क्रियाओं को एक साल के अंतर्गत खत्म करके समाप्त हो जाता है। बहुवर्षीय पादप है तो 1 से या 2 से अधिक सालों तक वो जीवित रहता है। उस क्रिया इस समय के दौरान भी वो जनन की प्रक्रिया को अपनाता रहता है। तो जीर्णता क्या हुई, इस दौरान क्या हुआ? तो हमने ये देखा हुआ है कि जब जीवन काल के अंदर पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद उसमें पुष्पन क्रिया होती है, पुष्प खिलता है। ऑटोमेटिक रूप से निषेचन की क्रिया होने के बाद दल बाय दल झड़ जाते हैं। उसके बाद में कुछ समय के बाद में हमें केवल अंडा से युक्त संरचना देखने को मिलती है, बाकी सभी वहाँ से पृथक हो जाते हैं। फिर फल का निर्माण होता है। इस दौरान कुछ पत्तियाँ होती हैं, वो पीली पड़ना भी प्रारंभ हो जाती है। ये सब क्रिया एक साथ साथ में होती रहती है जो हम प्रकृति में देखते हैं। तो जीर्णता की परिभाषा क्या हुई, ऐसा क्या हुआ? तो जीर्णता की जब परिभाषा देने की कोशिश करते हैं तो परिपक्वन के दौरान पादप में होने वाले वे जैव रासायनिक परिवर्तन जो उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं, जो उसकी प्राकृतिक मृत्यु का कारण बनते हैं, ऐसे परिवर्तन को जीर्णता कहते हैं। इसी से संबंधित एजिंग वर्ड और आता है, एजिंग काल प्रभवन होते ही क्या है वो परिपक्व अवस्था के दौरान होने वाले वे रासायनिक परिवर्तन जिसके फलस्वरूप
जीव की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है उसको काल प्रबंधन कहते हैं। और ऐसे परिवर्तन जो उसकी प्राकृतिक मृत्यु का कारण बन जाता है उसको हम जीर्णता के रूप में परिभाषित करते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए परिभाषा कि परिपक्वन द्वारा होने वाले वे रासायनिक और जैव क्रियात्मक परिवर्तन जो जीव की अथवा पौधे की प्राकृतिक मृत्यु का कारण बनता है उन परिवर्तनों को जीर्णता कहते हैं। अब जीर्णता कितने स्तर की पाई जाती है या जीर्णता के कितने प्रकार होते हैं, तो हम ये सामान्य रूप से देखते हैं कि कुछ एक पौधों की जड़ समाप्त हो जाती है, कुछ का पत्तियाँ जीर्णता अवस्था में प्रवेश कर जाती है लेकिन तनावों का वो रहता है, शाखाएं वो की रहती है, किसी में फल में होती है, किसी पौधे के अंदर शीर्ष भाग में होती है, आधारी भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये परिवर्तन के आधार पर इसको 4 स्तरों में विभक्त किया गया है। पहला है आणविक स्तर, दूसरा है कोशिकीय स्तर, कोशिकांग स्तर, तीसरा है कोशिका स्तर और चौथा है अंग स्तर और पांचवा है काय स्तर। जो लेवल की बात की जाए तो 5 लेवल है। आणविक स्तर की बात करें तो प्रत्येक जीव में समय समय पर आवश्यक एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, क्लोरोफिल जैसे घटकों का लगातार निर्माण होता रहता है और विघटन होता रहता है। ये प्रक्रिया लगातार जारी होती रहती है तो उसको नाम देते हैं आणविक स्तर। जब केवल एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड या क्लोरोफिल ही विघटित होना प्रारंभ होता है तब उसको नाम देंगे आणविक स्तर। सेकेंड नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम जैसे सेल ऑर्गेनेल्स यदि विघटित होना प्रारंभ हो जाए, उसमें उसकी कार्य क्षमता में कमी होना प्रारंभ हो जाती है, तब हम उसको नाम देते हैं कोशिकांग स्तर पर। विद्यार्थियों, समय समय पर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग नष्ट होते रहते हैं और पुनः निर्मित होते हैं। पादप के संदर्भ में इस संख्या को टर्नओवर संख्या नाम या टर्नओवर नंबर कहते हैं। तीसरा है कोशिका स्तर पर भी जीर्णता उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्केलेरिस सेल्स का विभेदन होना, कॉर्क कोशिकाओं का निर्माण होती कहाँ है? कॉर्क कोशिका सेकेंडरी ग्रोथ की फलस्वरूप बनती है और बनेगी कहाँ से? वल्कुट की कोशिका से। तो वल्कुट की कोशिका जो सामान्य मृदुतक कोशिका है विभेदित हो गई दंडोतक की कोशिकाओं के रूप में अथवा विभाजनशील कोशिका के रूप में, जिसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क का निर्माण होता है। तो कॉर्क कोशिका का निर्माण जीर्णता के एग्जाम्पल होता है। अंग स्तर पर जैसे फल, पर्ण या शाखाओं में होने वाली परिवर्तन जिससे जीर्णता उत्पन्न होती है वो अंग स्तर का होता है। तीसरा होता है कि संपूर्ण पादप ही नष्ट हो जाते हैं तो उसको नाम देते हैं काय स्तर पर। तो ये जो 5 टाइप्स थे इसको हम जीर्णता के प्रकार कहते हैं। किस लेवल पर उसमें एक परिवर्तन होता है जिससे धीरे धीरे पादप की प्राकृतिक मृत्यु होना निश्चित होता है। जीर्णता के स्तर के बारे में A.C. लियोपोल्ड ने 1961 में अपना एक मत प्रस्तुत किया था। इन्होंने ये बताया था कि कोशिकांग या कोशिका अंग स्तर या काय स्तर पर जीर्णता न होकर जीर्णता संपूर्ण जीर्णता हो सकती है, शीर्ष जीर्णता हो सकती है, पर्णपाती हो सकती है और कर्मिक हो सकती है। ये पादप में सामान्य रूप से देखने वाली जीर्णता के आधार पर है। कैसे संपूर्ण? कि पूरा का पूरा पादप अपना जीवन काल समाप्त करने के कारण या अपना जीवन काल पूरा करने के पश्चात जड़ सहित समाप्त हो जाता है। जैसे गेहूं का पौधा 1 वर्षीय पौधा है, जैसे ही वो अपना जीवन काल पूरा कर जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है, तो उसका पूरा भाग, जड़ सहित पूरा भाग धीरे धीरे पीला पड़ना प्रारंभ हो जाता है और अंततः उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार का एक परिवर्तन जो जड़ से लगा के पादप के शीर्ष भाग तक होता है, इसको हम संपूर्ण जीर्णता के नाम से जानते हैं। केवल और केवल पादप का शीर्ष भाग ही जीर्णता को प्राप्त करता है, बाकी शेष भाग होता है और सामान्य वर्धनशील होता है। और ऐसी जीर्णता सामान्यतः वायव्य भाग में ही होती है। और वायव्य भाग से संबंधित क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ये एक वर्षीय कोई घास कुल का पादप है, फॉर एग्जाम्पल बाजरा है, हम ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल।
बीज के ऊपरी भाग में बहुत सारी पत्तियां होती हैं, सीटा लगा होता है, तन्ना होता है। तो वायवीय भाग इसका ये भाग, और ये हो गया इसका मूलतंत्र भाग, ये भूमिगत भाग। होता क्या इस परिवर्तन में कि प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण इस पादप का शेष भाग धीरे धीरे जीर्णता को प्राप्त करके नष्ट हो जाता है। लेकिन भूमिगत भाग में जड़ सहित इसके तने का कुछ ही भाग होता है, वो जीवित अवस्था में रहता है, नष्ट नहीं होता। तो इसमें जीर्णता उत्पन्न हुई, जीर्णता उत्पन्न हुई केवल और केवल इसके शीर्ष भाग में। अब जैसे ही अनुकूल परिस्थिति मिलना प्रारंभ हो जाती है, उसके लिए जल मिलना प्रारंभ हो जाता है, तुरंत प्रभाव से यहाँ से अंकुरित होकर के नए प्लांट का निर्माण हो सकता है। अर्थात शीर्ष जीर्णता के अंतर्गत हमेशा जीर्णता उत्पन्न होगी और जो भूमिगत भाग है उससे वापस नए पादप के निर्माण होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी रहती है। तीसरा प्रकार जो लियोपोल्ड के अनुसार है वो पर्णपाती जीर्णता है। ये केवल और केवल पर्ण में उत्पन्न होने वाली, सामान्य रूप से पतझड़ मौसम के अंदर हम देखते हैं कि पादप की पत्तियां गिरना प्रारंभ होती हैं। अब ये पत्तियां कैसे गिरेगी ये डिपेंड करेगा जाति विशेष के अनुसार। जैसे सभी पत्तियां एक साथ में गिर जाती है, कभी कभी शीर्ष भाग की पत्तियां पतझड़ के रूप में गिर जाती है लेकिन आधारी भाग की रहती है, आधारी भाग की पर्ण गिरती है लेकिन शीर्ष भाग की पत्तियां ऐसी कैसी रहती है। पादप के दाएं भाग की पत्तियां पतझड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है जबकि बाएं भाग की ऐसे कैसे रहती है। तो ये जो पर्णपाती जीर्णता है वो कर्मिक प्रारूप का हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि सबसे पहले प्रौढ़ पर्ण जीर्णता को प्राप्त करता है, उसके बाद में तरुण पर्ण। जो पर्ण पहले विकसित हुई है वो पहले जीर्णता अवस्था को प्राप्त करेगा, उसके बाद में तरुण पर्ण होगी। तीसरा आता है कर्मिक पर्ण। सदाबहार पौधों के अंदर देखने को मिलता है कि हमेशा वो हरा का रहा रहता है, एवरग्रीन रहता है। कारण क्या है? जबकि सत्य बात यह है कि पादप के प्रत्येक भाग की एक आयु निश्चित होती है, वो झड़ेगा, वो नष्ट होगा। तो फिर एवरग्रीन प्लांट के अंतर्गत हमेशा एक जैसा हरा का हरा क्यों दिखाई देता है? क्या उसमें से पत्तियां नहीं गिरती? क्या उसमें पतझड़ नहीं होता? तो इसका आंसर नहीं होता। होता है लेकिन होगा कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पौधा है इस प्रकार का, इस पौधे से एक पानी यहाँ से गिरती है, दूसरी यहाँ से गिरती है, तीसरी यहाँ से निकलती है। तो एक छोटे समूह में मान लेते हैं यहाँ से पत्तियाँ गिरी अलग अलग जगह से, 50 पत्तियाँ गिरी, लेकिन अलग अलग थी, उसमें बीच में कहीं कहीं पत्तियाँ थी। तो हमें तो वो पत्तियाँ हरे के नहीं दिखाई दी। जब वो पत्तियाँ पूर्ण रूप से वापस बन जाती है तो दूसरे भाग से फिर पर्ण निकलती है। तात्पर्य इसका ये है कि पूरे वर्ष इसमें से पत्तियाँ गिरती रहती है और नई आती रहती है, इसलिए हमें वो पौधे हमेशा हरे के हरे दिखाई देते हैं, इसलिए उनको कहते हैं एवरग्रीन। तो ये कर्मिक जीर्णता का एक एग्जाम्पल है। तो लियोपोल्ड के अनुसार विद्यार्थियों कुल 4 प्रकार की जीर्णताएं देखने को मिलती हैं। जब किसी पादप में जीर्णता प्रारंभ हो जाती है तो इसमें परिवर्तन क्या होता है? पर्ण का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जीर्णता स्पष्ट रूप से पादप में देखने को मिलती है, तो वो पर्ण में है। फल में तुलनात्मक रूप से कम दृष्टिगोचर होती है, लीफ में ज़्यादा होती है। तो लीफ के संदर्भ में इसको पढ़ा जाए, क्या परिवर्तन होता है? सबसे पहले पत्तियाँ, छोटी पत्तियाँ धीरे धीरे आकार में वृद्धि करती हुई, सिग्मोइड ग्रोथ करती हुई अपने पूर्ण आकार को, क्षेत्रफल को प्राप्त करती है। उसके बाद में धीरे धीरे वो पीली पड़ना प्रारंभ होती है। जब तक वो पीली नहीं थी, अपने आकार में वृद्धि करती, बिल्कुल गहरे हरे रंग की थी। फोटोसिंथेसिस का कार्य सबसे ज़्यादा करती है, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे वो पत्तियाँ पीली पड़ना प्रारंभ हो जाती है और अल्टीमेटली लास्ट स्टेज में वो विलग्न क्रिया के द्वारा पृथक हो जाती है, जिसको हम प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। तो ऐसे कौन से परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप जीर्णता डेवलप होती है? तो विद्यार्थियों ये परिवर्तन 2 प्रकार के हैं। एक होता है जैव क्रियात्मक और जैव रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है पराश्वसनीय परिवर्तन। हम 2 परिवर्तनों के संदर्भ में इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला देखिए, पर्ण के अंदर उपस्थित मैग्नीशियम डिसिटिलेज, रुबिस्को ऑक्सीजनेज, क्लोरोफिलेज और आरसीसी रिडक्टेज जैसे एंजाइमों की प्रेजेंस में क्लोरोफिल विघटित होना प्रारंभ होता है। सबसे ज़्यादा काम करता है क्लोरोफिलेज एंजाइम की सक्रियता में वृद्धि होती है। फलस्वरूप क्या नष्ट होगा? क्लोरोफिल नष्ट होगा। मैग्नीशियम उसमें से पृथक हो गया, क्लोरोफिल से घटक उसके पृथक हो गया, मैग्नीशियम दूसरे पार्ट के अंदर स्थानांतरित हो गया।
क्लोरोफिल की विघटन होने के कारण पर्ण का अब हरा रंग देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि धीरे धीरे वो पीली पड़ना प्रारंभ होगी। जब क्लोरोफिल नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में अब उस पर्ण के अंदर विभिन्न प्रकार के एंथोसाइनिन और कैटिनॉइड विकसित होना प्रारंभ होते हैं। एंथोसाइनिन के कारण उसमें विशिष्ट रंग देखने को मिलेगा जो हरे रंग के अतीत होगा। सेकेंड नंबर, चूंकि पर्ण के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें रूबिस्को एंजाइम्स पाया जाता है। उस मेसोफिल कोशिकाओं उपस्थित रूबिस्को एंजाइम वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फोटोसिंथेसिस क्रिया को प्रारंभ करता है, अर्थात केल्विन चक्र के द्वारा हेक्सोस शर्करा का निर्माण करता। तो फोटोसिंथेसिस का जो कार्य करा वो कौन कर रहा है? रूबिस्को की उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। रूबिस्को करा है, क्लोरोप्लास्ट का है। क्लोरोप्लास्ट पहले से विघटित हो चुका है, अब रूबिस्को एंजाइम की सक्रियता कम होगी, मतलब सीधा सा प्रभाव इसमें पड़ा है। वो किसका पड़ा है? फोटोसिंथेसिस क्रिया पर पड़ा है। अर्थात पादप के जिस पर्णली भाग में जीनता उत्पन्न होने वाली है, फोटोसिंथेसिस क्रिया लो लेवल पे चली जाती है। इस रूबिस्को के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो डिहाइड्रोजिनेज हैं या काइनेज है या फॉस्फोट्रांसफेरेज जैसे एंजाइम है की भी सक्रियता धीरे धीरे कम होना प्रारंभ होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो कौन होगा? रूबिस्को। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बो ऑक्सीलेज, ये इस एंजाइम का पूरा नाम है। जब फोटोसिंथेसिस क्रिया कम हो जाती है तो उसी दौरान एक और परिवर्तन देखने को मिलता है, वो है श्वसन दर में कमी होना प्रारंभ होती है, क्योंकि एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, इसीलिए श्वसन दर भी धीरे धीरे कम होना प्रारंभ होती है। जिससे क्लाइमेटिक फलों के अंदर देखने को मिलता है, जब फल पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है उस समय तक उसकी श्वसन दर उच्च होती है, लेकिन उसके बाद में अचानक ही श्वसन दर में कमी होना प्रारंभ होती है, क्योंकि उस पर्णिल भाग में या पर्ण भाग में विभिन्न घटक अपघटित हो चुके हैं, एंजाइम अपघटित हो चुके हैं, क्लोरोफिल अपघटित हो चुके हैं, प्रोटीन अपघटित होना प्रारंभ होता है। इसलिए उस पादप भाग में उपस्थित आवश्यक खनिज पोषक उस पर्ण से या पादप भाग से ट्रांसफर होकर के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? जैसे मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है इत्यादि पादप के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। इन तत्वों को जमीन से, भूमि से इसको अवशोषित करना पड़ता है और अधिक आवश्यक होने के कारण इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। यदि पर्ण में वो खनिज पोषक प्रेजेंट है तो पर्ण की विलग्न के साथ ही वो वापस पादप भाग से पृथक हो जाएंगे, उसको वापस जमीन से अवशोषित करना पड़ेगा। तो इस क्रिया में बहुत बड़ी ऊर्जा प्रयुक्त होती है, इसलिए पादप क्या करते हैं? जो भाग जीर्णतावस्था में प्रवेश कर चुका है उस पादप भाग से आवश्यक खनिज पोषक पुनः अवशोषित करके पादप के दूसरे भाग या वृद्धिशील भागों में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि एक तो पत्तियों के साथ में भूमि में नहीं मिले और दूसरा उसको भूमि से वापस अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं हुई। उसमें मुख्य रूप से कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम। प्रारंभिक अवस्था में पत्तियां निर्मित होती हैं वो पीले रंग की होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए अधिक मात्रा। फिर जैसे जैसे खनिज पोषकों की पूर्ति होती है क्लोरोफिल बी का निर्माण होने का धीरे धीरे हरे रंग की संरचना में परिवर्तित हो जाती है। तो ये है पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण की प्रक्रिया या पुनः अवशोषण। अगला जो जैव रासायनिक जैव क्रियात्मक परिवर्तन है वो अपघटनकारी एंजाइम की सक्रियता में वृद्धि होती है। हाइड्रोलेजेज और हाइड्रोलाइटिक प्रकार के एंजाइम जो कि कोशिकांगों को धीरे धीरे अपघटित करना प्रारंभ कर देता है। इस दौरान लाइसोसोम की सबसे ज़्यादा सक्रियता होती है। उसमें से पाए जाने वाले एंजाइम पृथक होकर के कोशिकांग और विभिन्न प्रकार के अणुओं का अपघटन करते हैं। वसा कला का ह्रास होने के कारण कला की पारगम्यता बढ़ जाती है, फलस्वरूप अधिक से अधिक जल के अणुओं खनिज लवणों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्रिया नियंत्रित नहीं हो पाती, फलस्वरूप कोशिकाएं फटना प्रारंभ होती है। और जैव क्रियात्मक जैव रासायनिक परिवर्तन का सबसे अंतिम स्तर है वो है हार्मोन। हार्मोन के लेवल पे क्या परिवर्तन होता है? तो विद्यार्थियों हमें ये समझना होगा कि पादप में वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन कौन से हैं। तो हमारे सामने एक नंबर आता है ऑक्सिन का, दूसरा आता है जिब्रेलिन का, तीसरा आता है साइटोकाइनिन का, चौथा आता है इथाइलिन का और पांचवा आता है
एब्सिसिक अम्ल का। इसमें से एब्सिसिक अम्ल 100% रूप से वृद्धि निरोधक के रूप में जाना जाता है, जबकि बाकी वृद्धि प्रेरक एंजाइम के रूप में, हार्मोन के रूप में माना जाता है। तो होगा क्या इसमें, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जीर्णता को रोकने का कार्य करता है। इसका मतलब सीधा सा ये क्लोरोफिल के विघटन की क्रिया को कम करता है। लेकिन इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल जीर्णता को प्रेरित करते हैं, अर्थात क्लोरोफिल का विघटन, रुबिस्को की सक्रियता में कमी, श्वसनदर में कमी, अपघटनकारी एंजाइमों की सक्रियता में वृद्धि करते हैं, फलस्वरूप जीर्णता शीघ्रता से उत्पन्न होती है। इसीलिए इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल जिसकी सक्रियता के कारण जीर्णता उत्पन्न होती है, अल्टीमेटली पादप भाग नष्ट हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इन दोनों हार्मोन को, कौन सा हार्मोन, इथाइलिन और एब्सिसिक हार्मोन को मृत्युकारी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जीर्णता के दौरान होने वाले दूसरे प्रकार के परिवर्तन जो कि एक कोशिकीय स्तर पर होता है, उसको हम नाम देते हैं परासरणात्मक परिवर्तन अथवा अल्ट्रा स्ट्रक्चर चेंजेस। पहला क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट का विघटन होना प्रारंभ हो जाता है और वो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग था, क्रोमोप्लास्ट के कारण उसका रंगीन होना प्रारंभ हो जाएगा। सेकंड नंबर, कोशिका में उपस्थित ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी का अपघटन होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण ये विलुप्त हो जाती है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम के कारण प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है, वो नहीं होगा। राइबोसोम की संख्या कम हो जाती है, फलस्वरूप प्रभाव ये पड़ेगा कि प्रोटीन संश्लेषण अत्यधिक मंद अवस्था में चला जाता है। और जब प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा तो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का संश्लेषण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस दौरान एक और परिवर्तन होता है कि कोशिका का केंद्र धीरे धीरे सिकुड़ना प्रारंभ हो जाता है, केंद्र कला है वो विघटित होना प्रारंभ हो जाता है, उसमें पाए जाने वाले क्रोमेटिन पदार्थ भी विघटित होना प्रारंभ हो जाता है। तो जब कोशिका में पाए जाने वाला उसका मस्तिष्क केंद्रक जो उसकी संपूर्ण जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है, वही यदि नष्ट हो जाता है तो कोशिका में जीर्णता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस दौरान होगा क्या, रिक्तिका की झिल्ली जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं का विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें पाए जाने वाले जलीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखर जाता है और अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि प्लास्टिड की झिल्ली पूर्ण रूप से फट जाती है। और जब प्लास्टिड ही फट गया तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाई। एक कोशिका स्तर पर होने वाले इतने सारे परिवर्तन के कारण या इतने प्रकार के चेंजेस के कारण उस पादप भाग में जीर्णता के लक्षण उत्पन्न होना प्रारंभ होते हैं। तो हमने ये पढ़ा जीर्णता होती कितनी प्रकार की है और जीर्णता के दौरान पादप भाग में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जीर्णता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। सबसे पहला, वृद्धि हार्मोन में AB और इथाइलिन तथा इसमें उपस्थित कुछ पॉलीएमिन्स जैसे घटक जीर्णता को प्रेरित करते हैं। साइटोकाइनिन और जिबेलिन जीर्णता को रोकने का कार्य करते हैं। पोषक तत्वों में ऐसा पाया गया है कि यदि पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, N की न्यूनता होती है, तो जीर्णता अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है या तीव्र होना प्रारंभ होती है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि नाइट्रोजन ही वो घटक है जो न्यूक्लिक अम्ल का विभिन्न प्रकार के ऊर्जा वाहक का जैसे ATP है, NADP आदि का ये मुख्य घटक है। तो N पोषक तत्व में सबसे पहले आता है। N की ही न्यूनता हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो पादप में जीर्णता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए क्या करते हैं कि जो पादप से पृथक हो रहा है उससे नाइट्रोजनी जैसे यौगिकों को अवशोषित करके पादप के दूसरे भागों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। चौथा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है जलापूर्ति, जल की आपूर्ति कितनी हो रही है। ऐसा माना गया है कि जल की कमी होने पर कोशिका में ABA हार्मोन का संग्रहण बढ़ जाता है और हमें ये पता है कि ABA जीर्णता को प्रेरित करता है। जब ABA का संग्रहण होगा तो डेफिनेटली जीर्णता प्रेरित होगी। यदि हम कोशिका में जल की आपूर्ति को बढ़ा देता है तो ABA जल के साथ में बाहर निकलना रहेगा या उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, फलस्वरूप जीर्णता रुक जाती है। प्रकाश और अंधकार का अंतराल देखा जाए तो प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुले रहते हैं। रंध्र खुले रहेंगे तो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करेगी। प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी जिससे उन कोशिकाओं में उपस्थित और
बाहर से परिवेशित कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया द्वारा निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिका अंतर कोशिका अवकाश में एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण सांद्रता बढ़ जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग फोटोसिंथेसिस में हो जाता है। फलस्वरूप रंध्र परमानेंट खुले हुए रहते हैं, स्फीति अवस्था में रहता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया लगातार होती रहती है, इसके कारण क्लोरोप्लास्ट है वो लगातार सक्रिय बना रहता है। फलस्वरूप जीर्णता नहीं होगी। लेकिन अंधेरा यदि किसी पादप को लगातार दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस के अभाव में क्लोरोप्लास्ट, रूबिस्को इत्यादि विघटित हो जाते हैं, फलस्वरूप जीर्णता प्रेरित होगी। तो हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि अंधेरा जीर्णता का प्रेरण करने का कार्य करता है, जबकि प्रकाश जीर्णता को रोकता है। एक रोकता है, एक बढ़ाता है। तापमान जीर्णता को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, तो ये भी एक प्रकार का कारक हो गया। उच्च ताप जीर्णता की प्रक्रिया को बढ़ाता है। सीधा सा संबंध, तापमान ज़्यादा होने के कारण जल की हानि ज़्यादा होती है, और जल की हानि ज़्यादा होती है, जल की कमी होगी, ये भी एक संक्रमण बनता है। तो सीधा सा लॉजिक ये है कि तापमान यदि ज़्यादा होता है तो जीर्णता प्रेरित होती है। इसका मुख्य कारण क्या हुआ, जल की कमी कारण ABA का संग्रहण, प्रोटीन और क्लोरोफिल का विघटन। तो ये था इसका कारण, जिसके कारण उच्च तापमान जीर्णता को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं कि अब पादप के अंदर जीर्णता प्रेरित होती है तो पादप की मृत्यु हो जाती है। तो इसका लाभ क्या हुआ, होना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी हो रहा है। लाभ क्या है, तो लाभ में पहला देखिए, जीर्णता के कारण चेंजेज होते हैं, पादप भाग के अंदर परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को देख करके यदि समय पर पोषक तत्वों की या उन घटकों की पूर्ति पादप को कर दी जाए तो पादप में जीर्णता विलंबित हो सकती है। जैसे तापमान ज़्यादा है तो हम तापमान कम दें, जल की आपूर्ति कम हो रही है तो जल की आपूर्ति को यदि बढ़ा दें तो जीर्णता कुछ समय के लिए स्थगित हो सकती है। तात्पर्य इतनी है कि जीर्णता के लक्षणों को देखते हुए यदि उन घटकों की पूर्ति को बढ़ा दें जिसके कारण जीर्णता उत्पन्न हो रही है तो जीर्णता पादप में कुछ समय के लिए विलंबित हो सकती है, इसके जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा घटक, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा पोषक तत्व प्रौढ़ भाग से पुनः अवशोषित कर दिए जाते हैं, फलस्वरूप पादप के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति लगातार बनी रहती है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जीर्णता का भाग है वो क्या है कि जीर्णता के फलस्वरूप पर्ण टूटेंगे। सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखने वाली संरचना किसमें, पर्ण में है। पर्ण एकदम टूटेगी, पतझड़ होगी इसके साथ में, पतझड़ के द्वारा वो पूरी पत्तियाँ गिर जाएगी। तो पीछे क्या रहेगा, एक ठूंठ। पर्ण के अभाव में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया न्यूनतम स्तर पर चली जाती है, और ये हुआ इसलिए क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो रहा था तो पत्तियों को गिरा दिया उन्होंने। एक प्रकार का अनुकूलन हुआ। इसका मतलब जब प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न होता है तो पादप जीर्णता के द्वारा अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित बनाता है, प्रतिकूल वातावरण में अपने आप को सेफ रखता है। तो ये विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व हुआ जो जीर्णता का है। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आज के इस टॉपिक में जीर्णता के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार की होती है, जीर्णता के दौरान जैव क्रियात्मक, जैव रासायनिक और प्रशासनिक परिवर्तन क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, और जीर्णता का महत्व क्या है। हम अगले टॉपिक में पादप गतियाँ, पादप में होने वाली गतियाँ नामक या प्लांट मूवमेंट नामक टॉपिक के साथ में फिर उपस्थित होंगे। लगातार आप YouTube चैनल पर वीडियोज़ को देखते रहिए।